हेलो एवरीवन, स्वागत करुच्ची यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी रे। तो पिलामाने आज आम रस और ध्वनि संपर्क में केतोटी संक्षिप्त प्रश्न उत्तर आम आलोचना करवा जहाँकि तुम +3 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 9 यूनिट 1 रही अच्छे। जो मैंने चैनल को प्रथम थर आसुँच चैनल को सब्सक्राइब करदेव, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथमे पाइपर। तो चलतु आरंभ करवा। तो एक प्रथम प्रश्न रही अछि, काव्य तत्व शब्दार्थ को किपरि परिकल्पना करा जायछि। काव्य तत्व शब्दार्थ को किपरि परिकल्पना करा जायछि। तो एक काव्य तत्व रे शब्दार्थ को काव्यर शरीर रूपे कल्पना करा जायछि। बुझिला, काव्य तत्व रे शब्दार्थ को काव्यर शरीर रूपे कल्पना करा जायछि। पिलाने काव्य तत्पर शब्दार्थ को काव्यर शरीर रूपे वर्णना कराई। बुझेगा, काव्यर शरीर रूपे। तो नेक्स्ट रही देख सेकेंड नंबर, साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज काव्य क्या कही। तो देख, साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज काव्य क्या कही। तो से कहते देख, साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज काव्य तत्पर रस को प्राधान्य दे कहते वाक्य रसात्मक काव्यम, अर्थात से कहले वाक्य रसात्मक काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्यर समाहार होउछि काव्य, अर्थात रसात्मक वाक्यर समाहार होउछि काव्य। बुझिला, तो विश्वनाथ कविराज कहले कि वाक्यम रसात्मक काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्यर समाहार होउछि काव्य। बुझिला। नेक्स्ट तृतीय नंबर अच्छी, प्राच्य काव्य तत्परे काव्य को केते रूप सूचा जाइछि और ताहा कौन। तो कहला कि प्राच्य काव्य तत्परे काव्य को केते रूप सूचा जाइछि और ताहा कौन। तो देख, प्राच्य काव्य तत्परे काव्य को त्रिविध रूपे सूचाई दि जाइछि। गोटे हूँ बंध विचार और गोटे हूँ अर्थ प्रकाश और शैली विन्यास दिग को लक्ष्य करी एपरी स्वरूप दर्शा जाइछि। बुझला। नेक्स्ट तो चतुर्थ नंबर रही, प्राच्य काव्य तत्पर काव्य को त्रिविध रूपे सूचाई दी जाइछि कौन कौन। प्राच्य काव्य तत्पर काव्य को त्रिविध रूपे सूचा जाइछि। तो सेटा कहला प्राच्य काव्य तत्पर काव्य को केते रूप सूचा दी जाइछि। एटा कह जाइछि कि प्राच्य काव्य तत्पर काव्य को त्रिविध रूप सूचा जाइछि कौन कौन। तो देख, ठीक सेमती सेम प्रश्न रही अछि, प्राच्य काव्य तत्पर काव्य को त्रिविध रूपे सूचाई दी जाइछि बंध विग्रह, अर्थ प्रकाश और शैली विन्यास दिग को लक्ष्य करी एपरी सूचा दी जाइछि। बुझला। तो नेक्स्ट रही देख पंच नंबर प्रश्न, चारोटी प्राचीन गद्य रचना कौन। चारोटी प्राचीन गद्य रचना कौन। तो देख, मुकुड़, चूर्णक, वृतगंध, उत्कलिका, साहित्य दर्पण रे यही चारोटी गद्य रचना कथा कह जाइछि। मुकुड़, चूर्णक, वृतगंध, उत्कलिका, साहित्य दर्पण रे यही चारोटी गद्य रचनार कथा कह जाइछि। बुझिला। तो नेक्स्ट रही देख, चंपू क्या कहुए। चंपू क्या कहुए। तो गद्य और पद्यर समन्वय मिश्र वाक्य रचित, गद्य और पद्यर समन्वय मिश्र वाक्य रचित होता है। यह संस्कृत वाग्मय चंपू कहुए। तो गद्य और पद्यर समन्वय मिश्र काव्य रचित होता है। यह संस्कृत वाग्मय चंपू कहुए। यह संस्कृत रे चंपू कहुए। बुझला। नेक्स्ट रही देख 7 नंबर प्रश्न, अर्थ दृष्टि काव्य को केते भाव विभक्त करा जाए कौन कौन। अर्थ दृष्टि काव्य को केते भाव विभक्त करा जाए और सेगुड़ी कौन कौन। तो देख, अर्थ दृष्टि काव्य को उत्तम, मध्यम, अधम एपरी तीनोटी भाग में विभक्त करा जाए। अर्थ दृष्टि काव्य को उत्तम, मध्यम और अधम एहीपरि तीनोटी भाग में विभक्त करा जाए। बुझिला। नेक्स्ट रही देख,
उत्तम काव्य कौन? उत्तम काव्य कौन? तो काव्यर सीधासलख अर्थ प्रकाश अपेक्षा अर्थर शाब्दिक वक्र प्रकाश को गुरुत्व दिया जाए मुख्यार्थ अपेक्षा व्यंग्यार्थ चमकप्रद हेले काव्य उत्तम होता है। तो देख कही कौन कि काव्य सीधासलख अर्थ प्रकाश अपेक्षा शब्दर अर्थ शाब्दिक चक्र वक्र प्रकाश को गुरुत्व दिया जाए मुख्यतः अपेक्षा व्यंग्यार्थ चमकप्रद हेले काव्य उत्तम होता है। बुझला। नेक्स्ट रही देख मध्यम वाक्य कौन? तो जोटी व्यंग्यार्थ समान भाव में प्राधान्य लाभ करता है मध्यम कहुए। तो जोटी व्यंग्यार्थ समान भाव में प्राधान्य लाभ करता है ताहा हुए मध्यम काव्य, ताहा मध्यम काव्य होता है। बुझला। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न रही अधम काव्य कौन? अधम काव्य कौन? तो वाक्यार्थर प्राधान्य स्वीकृति हो व्यंग्यार्थर अभाव अनुभूत हेले ताहाको अधम वाक्य कहुए, अधम काव्य कहुए। वाक्यार्थर प्राधान्य स्वीकृत हो व्यंग्यार्थर अभाव अनुभूत हेले ताहाको अधम काव्य कहुए। बुझला। एटा अधम काव्य। नेक्स्ट बंध दृष्टि काव्य को केते भाग में विभक्त करा जाए कौन कौन? तो देख बंध दृष्टि काव्य को 3 भाग में विभक्त करा जाइए यथा काव्य महाकाव्य और खंडकाव्य। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बंध दृष्टि काव्य को 3 भाग में विभक्त कराई से गुड़िक है काव्य महाकाव्य और खंडकाव्य, काव्य महाकाव्य और खंडकाव्य। बुझला। नेक्स्ट काहाको काव्यर गौरव दिया जाए? काहाको काव्यर गौरव दिया जाए? तो महाकाव्यर सामान्य केतोटी लक्षण को नहीं जदि पद्य रचना करा जाए ताहा तेबे ताहा काव्यर गौरव पाई थाए। तो देख महाकाव्यर सामान्य केतोटी लक्षण को नहीं जदि पद्य रचना करा जाए थे तेबे ताहा काव्यर गौरव पाई थाए। बुझला। नेक्स्ट खंडकाव्य किपरि हुए? महाकाव्यर आदर्श व आभिमुख्य आधार करी यदि कौन सी विषय वस्तु को कियत अंश को पद्यकार वर्णना कर जाए तेबे ताहा खंडकाव्य होता है। बुझला। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न रही ओडिया साहित्य क्यों क्यों काव्य महाकाव्य अंतर्भुक्त? ओडिया साहित्य क्यों क्यों काव्य महाकाव्य अंतर्भुक्त? तो ओडिया साहित्य उपेन्द्र भंजक वैदेहिक विलास राधानाथ राय महायात्रा और महाकाव्य अंतर्भुक्त। बुझला। तो देख ओडिया साहित्य क्यों क्यों काव्य महाकाव्य अंतर्भुक्त? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिलाने तो कह लिख कि तुम देख ओडिया साहित्य उपेन्द्र भंजक वैदेहिक विलास और राधानाथ राय महायात्रा और महाकाव्य अंतर्भुक्त। बुझला। उपेन्द्र भंजक वैदेहिक विलास राधानाथ राय महायात्रा यह महाकाव्य अंतर्भुक्त होता है। बुझला। नेक्स्ट ओडिया भाषा क्यों क्यों काव्य महाकाव्यर मान्यता पाई? तो देख ओडिया भाषा क्यों क्यों काव्य काव्यर मान्यता पाई? तो देख ओडिया भाषा दीनकृष्ण दासଙ୍କ रसकुल्लोल, ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କ ଶର୍ମିଷ୍ଠା, ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ ଆଦି କାବ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ବୁଝିହେଲା। ତ ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାବ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରସକୁଲ୍ଲୋଳ, ଯଦୁମଣିଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କ ଶର୍ମିଷ୍ଠା, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ତପସ୍ୱିନୀ ଓ ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ ଆଦି କାବ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ହେଉଛି ଚିଲିକା, ଧାମରା, ମେଘାସନ, ବୈତରଣୀ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ। ବୁଝିଲା। ଚିଲିକା, ଧାମରା, ମେଘାସନ, ବୈତରଣୀ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ ରସ ବିପତ୍ତି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ରସ ବିପତ୍ତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରସ ଶବ୍ଦ ରସ ଧାତୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ରସ ଶବ୍ଦଟି ରସ ଧାତୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ।
ରସ ଶବ୍ଦଟି ରସ ଧାତୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବୁଝିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରସ୍ୟତେ ଇତି ରସଃ। ତ ରସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରସ୍ୟତେ ଇତି ରସଃ। ରସ୍ୟତେ ଇତି ରସଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ରସ। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ରସ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ରସ। ବୁଝିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ, ରସ କିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ରସ କିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବର ସଂଯୋଗରୁ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଭରତ ମୁନି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ, ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ଓ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ସଂଯୋଗରୁ, ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ଓ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବର ସଂଯୋଗରୁ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଭରତ ମୁନି ତାଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣକାର ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସମ୍ପର୍କରେ କି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ, ସେ କହିଲେ କି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓ ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ରତି, ଶୋକ, ଉତ୍ସାହ, ବିସ୍ମୟ ଆଦି ବୃତ୍ତିକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଭାବର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସବୁ କାଳରେ ଲକ୍ଷଣୀୟ ତାହାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା। ଦେଖ, ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଭାବର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସବୁ କାଳରେ ଲକ୍ଷଣୀୟ ତାହାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ, ମଣିଷ ହୃଦୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଘଟଣା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ତ ମଣିଷ ହୃଦୟରେ 9ଟି ଭାବ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚକଙ୍କ ମତ। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, 9ଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ରତି, ହାସ, ଶୋକ, କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ଉତ୍ସାହ, ବିସ୍ମୟ, ଶାନ୍ତ ଓ ଯୁକ୍ପସା। ରତି, ହାସ, ଶୋକ, କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ଉତ୍ସାହ, ବିସ୍ମୟ, ଶାନ୍ତ ଓ ଯୁକ୍ପସା। ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି 9ଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରୁ କେଉଁ କେଉଁ ରସର ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତ ଦେଖ, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରୁ କେଉଁ କେଉଁ ରସର ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତ ରତିରୁ ଶୃଙ୍ଗାର, ହାସ୍ୟରୁ ହ୍ରାସ, ଶୋକରୁ କରୁଣ, କ୍ରୋଧରୁ ରୌଦ୍ର, ଭୟରୁ ଭୟାନକ, ଉତ୍ସାହରୁ ବୀରରସ ଓ ଯୁକ୍ପସାରୁ ବିଭତ୍ସ, ବିସ୍ମୟରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଶାନ୍ତିରୁ ଶାନ୍ତ ରସର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା। ତ 9ଟି ରସର 9ଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ରହିଛି। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ, ବିଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ, ରତି, ହାସ୍ୟ ଆଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଉଦ୍ବୋଧକ ବା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରକାଶିତ ତାହାକୁ କାବ୍ୟ, ନାଟକ ଆଦିରେ ବିଭାବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ଦେଖ, ବିଭାବକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ବିଭାବକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ବିଭାବକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ବୁଝିଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ନାୟକ ନାୟିକା ଆଦିକୁ ଆଧାର ବା ଅବଲମ୍ବନ କରି ରସୋଦ୍ଗମ ଘଟିଲେ ତାହାକୁ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନାୟକ ନାୟିକା ଆଦିକୁ ଆଧାର କରି ଅବଲମ୍ବନ କରି ରସୋଦ୍ଗମ ଘଟିଲେ ତାହାକୁ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା। ତ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ଦେଖିବା ଆମେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଦେଖ, ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ନାୟକ ନାୟିକା ପକ୍ଷରେ ରସ ସଞ୍ଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେଶ କଲା ଓ ପରିବେଶ ସହାୟତା କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ନାୟକ ନାୟିକା ପକ୍ଷରେ ରସ ସଞ୍ଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେଶ କଲା ବା ପରିବେଶ ସହାୟତା କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅନୁଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଆଲମ୍ବନ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କଟାକ୍ଷ, ରୋମନ୍ଥନ, ଶିହରଣ ଆଦି ପ୍ରବୃତ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କୁହାଯାଇଥାଏ।
नेक्स्ट रही व्यभिचारी और संचारी भाव क्या कहुए। तो व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भाव में अभिहित कराए। विभाव और अनुभाव अपेक्षा जो सकल भाव रस आड़ को प्राधान्वित हो क्षण को विलय भयती भयंती ताहाको व्यभिचारी बा संचारी भाव बोली कहुए। तो यहाँ हूँ पे +3 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर 9 यूनिट 1 रु 30 गोटी संक्षिप्त प्रश्न उत्तर आलोचना कला। आशा करूँ भिडियोटी भल भिडियोटी भल तुम सांगसाथी मानक सेयार करदेव जहाँद्वारा से उपकृत हो पारे। धन्यवाद।